बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने इससे पहले फुल वेव रेक्टिफिकेशन और दोनों उसके जो मेथड हैं यानी ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन और सेंटर टैप कॉन्फ़िगरेशन को जो है वो देखा, और उससे देखा कि आप आउटपुट जो है वो पल्सेटिंग डीसी की फॉर्म में ले सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको फ़िल्टर कर लें यानी उसकी आउटपुट पे एक कैपेसिटर लगा लें तो आउटपुट जो है वो कुछ बेहतर हो जाती है, यानी वो थोड़ी सी जो है वो स्मूथ हो जाती है। हम अब टू लेयर डिवाइसेस यानी जो डायोड्स हैं उसमें आप जानते हैं दो सेमीकंडक्टर रीजन्स मौजूद होते हैं, एक पी रीजन और एक एन रीजन। अब हम उन टू लेयर डिवाइसेस से आगे थ्री लेयर डिवाइस जिसको ट्रांजिस्टर कहा जाता है उसकी तरफ जो है वो मूव ऑन कर रहे हैं। ट्रांजिस्टर का सबसे पहले मतलब क्या होता है? ट्रांजिस्टर एक्चुअली में ट्रांसफ़र द रेजिस्टेंस, ये इन वर्ड्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है ट्रांजिस्टर का मीनिंग। ठीक है, अब ट्रांसफ़र द रेजिस्टेंस का मतलब जो है वो उस वक़्त हमें पता चलेगा जब हम ट्रांजिस्टर को एक एम्पलीफायर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। तो तब तक के लिए आप जस्ट इतना याद रख लें कि ट्रांजिस्टर मींस ट्रांसफ़र द रेजिस्टेंस। और दूसरी बात कि ये जो ट्रांजिस्टर है ये कौन सा डिवाइस है? ये एक थ्री लेयर डिवाइस है। तो इसका मतलब है यहाँ पर टोटल जो लेयर्स होंगी वो तीन होंगी, यानी तीन सेमीकंडक्टिंग रीजन्स मौजूद होंगे इसके अंदर। अब दो तरीक़ेकार हैं इसके। एक तरीक़ाकार ये है कि आप एक बारीक सा एन रीजन जो है वो सैंडविच कर दें दो बड़े पी रीजन्स के दरमियान, तो ये ट्रांजिस्टर कहलाएगा पीएनपी ट्रांजिस्टर। और दूसरा जो इसका कन्वर्स है उसमें आप एक पी रीजन को यानी एक छोटा थिन सा पी रीजन जो है वो लें और उसको दो एन रीजन्स के दरमियान सैंडविच कर दें, तो ये क्या कहलाएगा? एन पी एन ट्रांजिस्टर कहलाएगा। अब आप इनमें से देखें, ये जो सेंटर वाला रीजन है बहुत ही थिन है, इसको बेस कहा जाता है। ठीक है, और अब नेक्स्ट हम इसको बी यानी कैपिटल बी के सिंबल से ज़ाहिर कर लिया करेंगे। ये जो दो रीजन साइड्स पे हैं, एक रीजन जो है वो एमीटर कहलाएगा और दूसरा रीजन जो है वो कलेक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो एक को एमीटर और अब हम कैपिटल ई के सिंबल से नेक्स्ट टाइम ज़ाहिर करेंगे, और ये जो राइट साइड पे है इसको आप कलेक्टर कह लें। सेम सिचुएशन यहाँ पर है कि ये जो लेफ़्ट रीजन है ये क्या कहलाएगा? एमीटर। ठीक है, इसका ये दरमियान वाला रीजन बेस और ये राइट वाला रीजन इसको आप कलेक्टर कह लें। तो ये कलेक्टर, ये एमीटर और ये बेस। मैंने यहाँ पर जस्ट सिंबल्स यूज़ किए हैं जो कि मैंने आपको बता दिया था। तो इसका मतलब है थ्री लेयर डिवाइस है। दो तरह की इसके वेरिएंट्स हैं, यानी एक पीएनपी और एक एनपीएन ट्रांजिस्टर। इन प्रैक्टिस जो है वो एनपीएन ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन कुछ सर्किट ऐसे भी होते हैं जहाँ पर आप पीएनपी को भी इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करना पड़ता है वहाँ पर। अब सवाल फ़ौरन ये होना चाहिए कि एनपीएन को प्रैक्टिस में ज़्यादा क्यों इस्तेमाल किया जाता है? तो एनपीएन रीजन में जो एमीटर रीजन है वो एन टाइप है, और एन टाइप का मतलब है यहाँ पर जो फ्री चार्जेस हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हमने बिल्कुल जो दूसरा लेक्चर था उसमें ये डिस्कस किया था, एक फैक्टर है मोबिलिटी। हमने देखा था मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल्स। तो एन रीजन में मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन हैं, तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए हम जो है वो एन पी एन ट्रांजिस्टर को इन प्रैक्टिस जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। दूसरी बात, इसका सिंबल जो है वो आप बना लें। सिंबल ये है कि आपने एक लाइन लगा लेनी है इस तरह से। इस लाइन को आप एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लगाएं। ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन के बिल्कुल मिड में ये बेस है। अब आप इस सेंटर से थोड़ा सा राइट साइड पे एक टिल्टेड लाइन, थोड़ी सी लेफ़्ट साइड पे एक टिल्टेड लाइन लगा दें 45 के एंगल पे। यानी ये नहीं है कि अब आपने कंपस के साथ मेजर करके जो है 45 एंगल लगाना, बस थोड़ी सी टिल्टेड जो है। तो एक साइड को जो है वो कलेक्टर कह दिया जाएगा और एक साइड को एमीटर। लेकिन कलेक्टर और एमीटर के दरमियान अगर डिफ्रेंशिएशन करनी है तो फिर क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पर एमीटर के साथ एक एरो लगाना पड़ेगा। अगर ये एरो आउटसाइड है यानी बाहर की तरफ जो है वो पॉइंट आउट कर रहा है,
तो ये NPN ट्रांजिस्टर, इसका मतलब है ये जो सिंबल मैंने बनाया है ये सिंबल कौन से ट्रांजिस्टर का है, NPN ट्रांजिस्टर का। और अगर PNP होगा तो ये एरो अंदर की तरफ आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर PNP ट्रांजिस्टर बनाना चाहूँ तो कलेक्टर तो सेम उसी तरह से आ जाएगा, जो एमीटर है ये एरो अंदर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। अब आप एक बात जो खैर मुझे भी याद नहीं रही आपसे जो है वो शेयर करना, और आप में से भी किसी ने जो है वो पूछना जो है वो अभी तक दोबारा नहीं किया, वो ये है कि डायोड का सिंबल जब आप बनाते हैं तो इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। यानी ये P रीजन होता है और ये जो है वो N रीजन होता है, ये एरो एक शक्ल होती है। ये जो एरो होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स में जब भी कहीं पे आपको एरो दिखाई देगा, एक्चुअली में ये एरो किस चीज़ की डायरेक्शन को शो कर रहा होगा, ये एरो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि NPN ट्रांजिस्टर में जो कन्वेंशनल करंट होगा वो हमेशा कलेक्टर से बेस या बेस से एमीटर की जानिब होगा, यानी वो टुवर्ड्स एमीटर होगा। और यहाँ पर जो ये PNP ट्रांजिस्टर है, इसमें जो कन्वेंशनल करंट होगा वो एमीटर से यूँ बेस की जानिब या कलेक्टर वाली साइड पे मूव करेगा। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जब भी आएँ उनके सिंबल्स में देखें, जहाँ पर एरो होगा वो एरो एक्चुअली में क्या कर रहा होगा, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा होगा। तो ये दो ट्रांजिस्टर जो है वो आपने अपने सामने जो है वो देख लिए। अब ये जो ट्रांजिस्टर है इसमें 3 रीजन्स हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मुकाबला करता हूँ इनका, यानी कंपैरिजन करता हूँ एरिया वाइज, ठीक है। एरिया वाइज सबसे छोटा जो रीजन है वो कौन सा रीजन है, बेस रीजन। यानी ये इतना थिन होता है, इतना थिन होता है कि इसकी जो थिकनेस है वो 1 माइक्रोमीटर के राउंड अबाउट होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है सबसे जो कम एरिया होगा वो बेस का होगा। बेस से ज़्यादा एरिया किसका होता है, एमीटर का। और सबसे ज़्यादा एरिया किसका होता है, कलेक्टर का, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि बेस सबसे कम, एमीटर का एरिया उससे ज़्यादा और कलेक्टर का एरिया सबसे ज़्यादा, ठीक है। दूसरी बात, अब इसकी वजह भी बताऊंगा आपको कि वजह क्या है, ठीक है, जब हम आगे वर्किंग की बात कर रहे होंगे, ठीक है। दूसरी बात, एक N रीजन है, P रीजन है, फिर N रीजन है। तो इसका मतलब है आपने इसके अंदर डोपिंग की हुई है। ये प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल तो नहीं है, डोप्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं। तो इसका मतलब है ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं। सबसे कम डोपिंग किसकी होगी, वो भी बेस की होगी। यानी बेस बेचारा जो है वो क्या है, सबसे जो है वो लो कैटेगरी में फॉल कर रहा है, एरिया वाइज भी और डोपिंग वाइज भी। उसके ज़्यादा डोपिंग किसकी होगी, उससे ज़्यादा डोपिंग होगी कलेक्टर की, ठीक है। और सबसे ज़्यादा डोपिंग किसकी होगी, एमीटर की। एमीटर की डोपिंग सबसे ज़्यादा क्यों है, उसकी रीज़न ये है कि एमीटर जो है वो क्या है, एमीटर ने एमिट करना है। नाम से जाहिर है कि एमीटर जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा या चार्जेस प्रोवाइड करेगा, इसलिए जो है वो इसको एमीटर कहा जाता है। बेस एक सेंट्रल रीजन है जिसमें से गुज़र के चार्ज कैरियर कलेक्टर में दाखिल होंगे। तो कलेक्टर का काम है कलेक्ट करना, बेस से आने वाले जो चार्ज कैरियर्स हैं उनको कलेक्ट करना। तो नाम के मुताबिक जो है वो क्या है, इन लोगों के काम भी हैं, इन तीनों रीजन्स के काम हैं, ठीक है। आप ये समझ लें कि ये जो एमीटर, बेस और कलेक्टर वाली कॉन्फ़िगरेशन है, इसका जो असल तरीक़ाकार है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम घरों में आप वाटर टैंक देखते हैं कि पानी की टैंकी यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। ये वाटर टैंक है। वाटर टैंक से कोई ना कोई यानी वाटर सप्लाई जो है, यानी कोई पाइप जो है वो लगा हुआ होता है, और वो पाइप किसी न किसी टैप के साथ कनेक्टेड है। यानी यहाँ पर जो है वो क्या है, कोई टैप जो है वो कनेक्टेड है इस तरह से, ठीक है। तो आप ये समझें कि ये जो पानी का टैंक है ये एमीटर है, ठीक है। ये पानी जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। ये जो टैप है ये बेस है, और यहाँ पर एक जग पड़ा हुआ है जिसमें आपने पानी भरना है, ठीक है। तो ये जो जग है ये किस चीज़ का काम कर रहा है, कलेक्टर का काम कर रहा है। अब एमीटर से कलेक्टर तक चार्जेस आएंगे, यानी पानी इधर से इधर पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा, वो डिपेंड करता है बेस के ऊपर। यानी आप समझें ये टैंकी फुल है, इसमें पानी मौजूद है, लेकिन जब तक आप इस टैप को ओपन नहीं करेंगे, यानी इस टूटी को खोलेंगे नहीं, तब तक जो है वो पानी इधर तक नहीं पहुँचेगा। तो इसका मतलब है आप बेस के ज़रिए मीटर को कलेक्टर से जो है वो क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो बेस का सहारा जो है वो लेना ज़रूरी है। बेस एक कंट्रोलिंग फैक्टर के तौर पे यहाँ पर आपकी हेल्प कर रहा है, आपकी जो है वो मदद कर रहा है, ठीक है। अब दूसरी बात,
बेस को ज़्यादा कर देंगे, टैप को आप बहुत ज़्यादा ओपन कर देंगे तो बड़ी तेज़ी से जो है वो करंट इधर से इधर आएगा, यानी चार्जेस ज़्यादा आएंगे। और अगर आप इसका कंट्रोल रखते हैं, इसकी अमाउंट को फिक्स कर देते हैं, यानी बहुत ज़्यादा ओपन नहीं करते, तो ग्रेजुअली यानी जो है वो पानी इधर से इधर आएगा। तो इसका मतलब है कि जो बेस है ना, एक्चुअली में वो अमीटर से कलेक्टर की तरफ जाने वाले चार्जेस की जो मिकदार है, उनकी अमाउंट है, उसको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो ये ट्रांजिस्टर है। तो अब ट्रांजिस्टर जो है वो 3 लेयर डिवाइस है, लेकिन अब याद रखें कि हमने इस 3 लेयर डिवाइस में क्या काम करना है, हमने NPN को जो है वो क्या करना है, ज़्यादा इस्तेमाल करना है, और जो PNP है उसको हम ओकेजनली जो है वो कहीं कहीं पे इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, जो कि हायर लेवल क्लासेस में पढ़ा जाता है। ठीक है, अब ट्रांजिस्टर जो है उसको हम क्या करते हैं, बाइस करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या काम करना है कि ट्रांजिस्टर की बाइसिंग करनी है। ठीक है, ट्रांजिस्टर जो है वो 3 अलग अलग रूप में जो है वो आपकी हेल्प कर सकता है। जो पहला ट्रांजिस्टर का बेसिक काम है, आप एक ट्रांजिस्टर के मदद से एक एम्पलीफायर बना सकते हैं, और यही सबसे अच्छा और बड़ा कारनामा है ट्रांजिस्टर का कि ये स्मॉल वोल्टेज को, लो पावर वोल्टेज को हाई पावर में कन्वर्ट कर देता है। ये वोल्टेज भी बढ़ा सकता है, करंट को भी बढ़ा सकता है, पावर को भी इंक्रीज़ कर सकता है। इसका मतलब है ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर के तौर पे बिहेव करता है। उसके अलावा ट्रांजिस्टर जो है वो एक स्विच के तौर पे भी काम करता है। जैसे डायोड हमने देखा था, रेक्टिफायर में स्विच ऑन हो जाता है या स्विच ऑफ हो जाता है, यानी या वोल्टेज को रास्ता दे देता है या वोल्टेज का रास्ता रोक लेता है। तो ट्रांजिस्टर भी स्विच के तौर पे काम कर सकता है। अब स्विच के तौर पर जब भी ट्रांजिस्टर ने काम करना है, या तो स्विच ऑन होगा या स्विच ऑफ होगा। जब स्विच ऑफ होगा तो हम कहेंगे ट्रांजिस्टर इस वक्त कट ऑफ रीजन में काम कर रहा है। कट ऑफ यानी नाराज़ है, कोई करंट इसमें से पास नहीं कर सकता। जब स्विच ऑन होगा तो हम कहेंगे ट्रांजिस्टर सैचुरेट हो गया है, मैक्सिमम करंट इसमें से पास कर रहा है, अब करंट इस लेवल से मज़ीद इंक्रीज़ नहीं कर सकता, जो इसकी लिमिट है ये वहाँ पर पहुँच गया। और जब ट्रांजिस्टर एक्टिव यानी एम्पलीफायर के तौर पे काम कर रहा होगा तो हम कहेंगे इस वक्त ट्रांजिस्टर एक्टिव है, यानी वो लो पावर को क्या कर रहा है, हाई पावर में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये आपके पास जो है वो 3 रीजन है, एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन। लेकिन आप देख चुके हैं कि हम डायोड से अगर कट ऑफ और सैचुरेशन वाला काम ले सकते हैं, यानी डायोड को ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं, तो हमें ट्रांजिस्टर को ऑन या ऑफ़ करने के लिए क्यों इस्तेमाल करें, यानी एक एक्सपेंसिव डिवाइस जो है या एक कॉम्प्लिकेटेड डिवाइस है उसको हम क्यों इस्तेमाल करें जब हमारे पास एक सिंपलर डिवाइस मौजूद है। तो इसलिए ट्रांजिस्टर का जो सबसे बड़ा कारनामा है वो एम्पलीफिकेशन है, और एम्पलीफिकेशन में ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में काम करता है। एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर को बाइस करना पड़ता है, जैसे आप डायोड को बाइस करते हैं, फॉरवर्ड बाइस या रिवर्स बाइस, इस तरह से ट्रांजिस्टर की भी क्या होती है, एक बाइसिंग होती है। लेकिन आप देख चुके हैं कि ट्रांजिस्टर में हमारे पास 3 रीजन्स हैं। ठीक है, अब हमने क्या करनी है, ट्रांजिस्टर की बाइसिंग करनी है, और जब भी ट्रांजिस्टर को एक एम्पलीफायर के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा उस वक्त ट्रांजिस्टर की जो बाइसिंग है उसको नॉर्मल बाइसिंग कहा जाता है। अब नॉर्मल बाइसिंग जो है उसको टेक्निकली जो है वो हम किस तरह से डील करेंगे वो मैं यहाँ पर अब सर्किट बना देता हूँ। अभी मैं ट्रांजिस्टर का सिंबल इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर भी क्या कर रहा हूँ, ट्रांजिस्टर का जो है वो लेटरल व्यू यानी जो उसका स्कीमेटिक जो डायग्राम हमने बनाई थी वही इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर पहले NPN ट्रांजिस्टर जो प्रैक्टिस में ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसकी बात करता हूँ। ठीक है, ये आप जानते हैं बेस है, ये आप जानते हैं कलेक्टर है, और ये आप जानते हैं एमीटर है। ठीक है, तो आप ये समझ लें कि एमीटर और दरमियान में बेस और राइट साइड पे कलेक्टर। हमने क्या करना है, इसकी बाइसिंग करनी है। बाइसिंग करने के लिए क्या किया जाएगा, आप यहाँ पर एक रेजिस्टर लगा दें और साथ एक बैटरी लगा दें। ठीक है, अब जो बाइसिंग होती है वो तो होती है डायोड की, सेमीकंडक्टर डायोड की। तो आप ये देखें एक्चुअली में ये ट्रांजिस्टर है लेकिन इसमें 2 डायोड्स हैं, यानी आप इस P रीजन को कॉमन समझ लें, ये भी PN जंक्शन बन जाएगा और ये भी PN जंक्शन। इसका मतलब है ये जो लाइन लगी हुई है जो बेस और कलेक्टर के दरम्यान लगी हुई है इसको कहा जाएगा ये कलेक्टर बेस जंक्शन है। यानी ये कलेक्टर और बेस के मिलने की जगह है, और ये जो एमीटर और बेस के दरमियान जगह है इसको कहा जाएगा एमीटर बेस जंक्शन। तो इसका मतलब है ट्रांजिस्टर में 2 जंक्शन होते हैं, रीजन सीन होते हैं, जंक्शन 2 होते हैं। तो आपको दोनों को अलग अलग बाइस करना पड़ेगा, इसकी अलग बाइसिंग करनी पड़ेगी और इस जंक्शन की अलग बाइसिंग करनी पड़ेगी।
आपने क्या किया, यहाँ पर एक बैटरी लगा दी। अब बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है देखें वो मैंने किसके साथ कनेक्ट किया, बेस के साथ, और बेस पी रीजन है। और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो है वो मैंने एमीटर के साथ कनेक्ट किया, और एमीटर एन है तो एन को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब है मैंने एमीटर और बेस जंक्शन को क्या कर दिया है, फॉरवर्ड बाइस्ड कर दिया। तो ये आप देख लें कि मैंने इसको फॉरवर्ड बाइस किया। इस बैटरी को कोई नाम दे लें, इस बैटरी को मैं नाम दे देता हूँ VEE, ठीक है, क्योंकि एमीटर के साथ कनेक्टेड है। इस रजिस्टर को भी कोई नाम दे देता हूँ RE, तो ये एमीटर के साथ कनेक्टेड है, इसलिए जो है वो मैंने RE का नाम जो है वो दे दिया। अब कलेक्टर बेस की बारी आ गई, यहाँ पर एक रजिस्टर लगा दें, ठीक है। ये रजिस्टर जो है वो क्या करेगा, करंट को लिमिटाइज़ करने के लिए आप रेजिस्टेंस जो है वो नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर हमने क्या करना है, कलेक्टर बेस जंक्शन के साथ भी एक बैटरी जो है वो अटैच करनी है। तो मैं यहाँ पर भी क्या करता हूँ, एक बैटरी अटैच करता हूँ। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो कलेक्टर है इसका एरिया सबसे ज़्यादा होता है और इसने इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करना होता है। कलेक्ट करना है तो इसके साथ बड़ी बैटरी लगाई जाएगी। तो देखें मैंने यहाँ पर सिंगल सेल बैटरी इस्तेमाल की है, यहाँ पर मल्टीपल सेल बैटरी इस्तेमाल की है। इस बैटरी को मैं नाम दे देता हूँ VCC, क्योंकि कलेक्टर के साथ लगी हुई है। नॉर्मली ये 2 दफ़ा सबस्क्रिप्ट लिखा जाता है ना, इसका मतलब है ये एक्सटर्नल पावर सप्लाई की बात हो रही है। बेस के यानी यहाँ पर कलेक्टर के साथ लगा तो VCC जो है वो मैंने नाम दे दिया, ठीक है। बेस को रेफरेंस के तौर पर ट्रीट कर लें, आप कह दें कि ये हमारा रेफरेंस टर्मिनल है। तो अब देखें N रीजन को पॉजिटिव से कनेक्ट किया है और P रीजन को नेगेटिव से कनेक्ट किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कलेक्टर बेस जंक्शन है उसको आपने क्या कर दिया, रिवर्स बाइस कर दिया। इस टेक्निक को नॉर्मल बाइसिंग कहा जाता है। व्हेन एवर एमीटर बेस जंक्शन इज़ फॉरवर्ड बाइस्ड एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इज़ रिवर्स्ड बाइस्ड, तो इस सिचुएशन को क्या कहा जाएगा, नॉर्मल बाइसिंग, या इसको कहा जाएगा ट्रांजिस्टर इज़ ऑपरेटिंग इन एक्टिव रीजन। और ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर बनाने के लिए इस तरह की बाइसिंग करना क्या होती है, लाजमी होती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर PNP ट्रांजिस्टर जो है वो बना रहा हूँ और फिर हम उसकी भी क्या करेंगे, बाइसिंग करेंगे। अगर आप NPN की बाइसिंग सीख लेते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर जो है वो देखा, तो PNP की बाइसिंग करना कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। सिचुएशन वही है कि ये एमीटर है, ये हमारा बेस है और ये हमारा कलेक्टर है। आपने सिचुएशन वही करनी है कि यहाँ पर रजिस्टर जो है वो एज इट इज़ लगा दें, RE जो पहले लगा हुआ था, यहाँ पर रजिस्टर एज इट इज़ लगा दें, वो है RC जो पहले लगा हुआ था। बेस को आप कॉमन करना चाहते हैं, आप बेस को कॉमन कर दें। अब क्या होगा, यहाँ पर एक बैटरी लगाएं। अब देखें जैसे बैटरी मैंने यहाँ पर लगाई थी बिल्कुल उसके पलटा दिया मैंने बैटरी, ठीक है। P को अभी भी पॉजिटिव से जोड़ा है और N को अभी भी नेगेटिव से जोड़ा है। इसका मतलब है अभी भी मैंने बेस एमीटर जंक्शन को क्या रखा है, रिवर्स फॉरवर्ड बाइस। ये एमीटर, ये बेस, इस जंक्शन को क्या रखा है, फॉरवर्ड बाइस, जैसे मैंने पहले कहा। और यहाँ पर देखें बैटरी का नेगेटिव लेफ्ट साइड पे था, पॉजिटिव राइट साइड पे था, उल्टा दें। तो अब क्या हो गया, ये नाम इसको दे लें VCC, पॉजिटिव नेगेटिव। तो अब देखें नेगेटिव को P से जोड़ दिया है और पॉजिटिव को आपने N से जोड़ दिया। तो इसका मतलब है ये जो कलेक्टर बेस जंक्शन है इसको आपने रिवर्स बाइस कर दिया। तो ये नॉर्मल बाइसिंग है। अब करंट की डायरेक्शंस भी देख लें, ठीक है। करंट की डायरेक्शन आपने हमेशा सर्किट में जो है ना कोशिश करें कन्वेंशनल करंट बनाएं, और कन्वेंशनल करंट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो आप ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, 2 लूप्स हैं, ये 2 क्लोज पाथ हैं इस सर्किट में। आप दोनों क्लोज पाथ में देखें, पॉजिटिव से चल के नेगेटिव पे ख़त्म करें। देखें मैं पॉजिटिव से चलूँगा और नेगेटिव के ऊपर जो है वो इसको ख़त्म करूँगा। तो ये पॉजिटिव से चला, ये इस साइड पे, और ये मैं नेगेटिव। तो ये आपके पास जो है वो करंट है। जो बेस लीड में करंट दाखिल हो रहा है उस करंट को आप क्या नाम दे दें, IB। जो एमीटर लीड से करंट बाहर निकलेगा उस करंट को आप नाम दे दें IE। सिमिलरली यहाँ पर भी देखें पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाना है, तो ये पॉजिटिव से आप यूँ नेगेटिव की जानिब जो है वो चलें, और ये इस तरह से, ठीक है। अब ये जो कलेक्टर लीड में यहाँ पर जो करंट दाखिल हो रहा है वो कौन सा करंट है, IC। तो अब आप अगर देखें इधर से कलेक्टर में जो करंट दाखिल हो रहा है वो IC है,
इधर से बेस वाली लीड में यहाँ पर जो करंट दाखिल हो रहा है वो आई बी है। ये दोनों करंट मिलेंगे और दोनों करंट मिलने के बाद कौन सा करंट बन जाएगा, आई ई बन जाएगा। तो इसका मतलब है एक्चुअली में आप ये कह सकते हैं कि जो आई ई है वो सम है दो तरह के करंट्स का। कौन कौन सा करंट, वो करंट जो बेस में दाखिल हो रहा है प्लस वो करंट जो कलेक्टर में दाखिल हो रहा है। तो यूँ आप जो है वो आई ई इज़ इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, ये इक्वेशन जो है वो हासिल कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर बिल्कुल उल्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं चलता हूँ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। देखें ये पॉजिटिव से अब आप नेगेटिव की तरफ जो है वो चलें। जो करंट इधर से एमीटर के अंदर दाखिल हो रहा है उस करंट को क्या नाम दे देंगे, आई ई। बिल्कुल जो एरो इधर लगा हुआ था बिल्कुल अब एरो उसके मुख्तलिफ हो गया। यहाँ से आप यूँ जाएंगे और ये जो बेस लीड से करंट यूँ बाहर निकलेगा, ये इस करंट को आप क्या नाम देंगे, आई बी। अब आप क्या करें, ये वाला पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलाएं, ठीक है। ये आप पॉजिटिव से यूँ नेगेटिव की तरफ जो है वो चला रहे हैं लूप को। अब देखें यहाँ से इस कलेक्टर लीड से जो करंट बाहर निकल रहा है उस करंट को क्या नाम देंगे, आई सी। अब आप देखें एक्चुअली में आप कहेंगे यहाँ से करंट दाखिल हो रहा है आई ई। जब वो करंट बेस एमीटर जंक्शन को क्रॉस करके बेस में दाखिल होगा उसमें से कुछ करंट बेस से निकल के बाहर आ जाएगा लेकिन बहुत ही कम, और बाकी सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है या करंट है वो कहाँ पर चला जाएगा, इधर चला जाएगा और वो कलेक्टर लीड से बाहर आ जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पर एक करंट आई ई जो है वो चला एक साइड से और आगे आने के बाद वो दो हिस्सों में तकसीम हो गया, आई बी प्लस आई सी। यहाँ पर आप कहेंगे दो करंट्स आई बी और आई सी चले हैं, दोनों जमा होने के बाद एमीटर में दाखिल हो गए हैं। तो बात एक ही है कि आई ई इज़ एक्चुअली द सम ऑफ आई बी एंड आई सी। इसको आपने क्या करना है, याद रखना है। ये हमारी जो इक्वेशन है जो ट्रांजिस्टर की वर्किंग को क्या कर रही है, गवर्न करती है, ठीक है। अब ट्रांजिस्टर के कुछ पैरामीटर्स भी होते हैं, ठीक है। वो जो ट्रांजिस्टर के पैरामीटर्स हैं अब हम उसकी जो है वो बात करते हैं कि ट्रांजिस्टर के कौन से पैरामीटर्स हैं जिनकी हमने जो है वो जिनको जहन में रखना होता है या जिनको हमने फ्यूचर में यूज़ करना है, ठीक है। एक ट्रांजिस्टर जो होता है उसका कहा जाता है एक पैरामीटर बीटा डी सी, ठीक है। तो बीटा डी सी इसको बीटा से ज़ाहिर किया जाता है। अभी हमने कहा कि जो बेस रीजन है वो बहुत ही स्मॉल है। अगर बेस रीजन बहुत स्मॉल होगा तो इसका मतलब है जो बेस में दाखिल होने वाला करंट होगा वो बहुत कम होगा, किसके मुकाबले में, कलेक्टर के मुकाबले में, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि जो एमीटर करंट है वो इन दोनों का सम है। तो एमीटर इन दोनों के सम के बराबर तो ज़रूर है, लेकिन एमीटर करंट बनाने में ज़्यादा जो रोल है वो कलेक्टर का है और थोड़ा रोल जो है वो किसका है, बेस का है। ये जो बीटा है इसको कहा जाता है द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू बेस करंट। कलेक्टर और बेस करंट की रेशियो जो है उसको बीटा कहा जाता है। और ये बीटा एक बहुत बड़ा फैक्टर है, यानी बहुत बड़ा नंबर होता है, क्योंकि अभी हम कह चुके हैं आई सी इज़ अ लार्ज नंबर, आई बी इज़ अ स्मॉल नंबर, ठीक है। नॉर्मली ये माइक्रो एम्पेयर्स में होता है और ये मिली एम्पेयर में है, तो कई हज़ार गुना जो है उससे बड़ा हो सकता है। तो बीटा इज़ अ लार्ज नंबर। नॉर्मली ट्रांजिस्टर की डाटा शीट के ऊपर ये गिवन होता है 100, 150, 200, 300। तो ये इस तरह से जो है वो आप बीटा मालूम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या चीज़ होती है, ये कलेक्टर करंट और एमीटर करंट की रेशो होती है, ठीक है। अब आपने देखा कि आई बी बहुत स्मॉल है। अगर आई बी बहुत स्मॉल है तो फिर क्या कर सकते हैं आप, आई बी को निगलेक्ट कर सकते हैं। आप ये कहेंगे आई ई इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आई सी। अब जब आई सी और आई ई की रेशो निकालेंगे तो तकरीबन 1 के बराबर आएगी, लेकिन आई सी अभी भी क्या है, कम है, और आई ई थोड़ा सा क्या है, ज़्यादा है एक्चुअली में। तो इसकी वैल्यू जो है वो क्या आएगी, 1 के इक्वल आएगी या 1 से क्या आएगी, कम आएगी। 1 के इक्वल तो उस वक्त आएगी ना जब आई बी 0 हो जाएगा। आई बी ने 0 तो होना नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है आई सी ने हमेशा आई ई के मुकाबले में कम रहना है, और जब भी न्यूमिनेटर जो है वो कम हो और डिनोमिनेटर ज़्यादा हो तो आंसर जो है वो 1 से जो है वो थोड़ा सा कम रहता है। तो ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब आप इन दोनों को आपस में लिंक करें कि अगर फ़र्ज़ करें हमें ट्रांजिस्टर का बीटा गिवन हो तो अल्फ़ा कैसे मालूम किया जाएगा, अल्फ़ा गिवन हो तो बीटा कैसे मालूम किया जाएगा, वो इस इक्वेशन से। आप इस इक्वेशन को जो है वो कुछ इस फॉर्म में लिख लें, आई सी प्लस आई बी इज़ इक्वल टू आई ई। पूरी इक्वेशन को आई बी से डिवाइड कर दें, इसको आई बी से डिवाइड करें तो ये बन जाएगा आई सी ओवर आई बी। इसको आई बी से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 1,
और इसको आप जो है वो क्या करें, आई बी से जो है वो डिवाइड कर दें, तो ये बन जाएगा आई बी। तो ये आपके पास आई सी ओवर आई बी ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है बीटा के, अभी आप कह चुके हैं, ठीक है। प्लस क्या आ गया 1 इज़ इक्वल टू आई ई ओवर क्या आ गया आई बी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आई ई ओवर आई बी की वैल्यू जो है वो मालूम करते हैं कि आई ई जो है ये वाली इक्वेशन से आई ई ओवर आई बी की वैल्यू मालूम कर लेंगे। हमने इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो फाइंड करना है, तो हम इसी इक्वेशन का सहारा लेंगे। पूरी इक्वेशन को आप ऐसा करें आई सी से डिवाइड कर दें। तो पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ ये, और इस पूरी इक्वेशन को मैं आई सी से डिवाइड करता हूँ। इसको भी आई सी से डिवाइड कर दिया, इसको भी आई सी से डिवाइड कर दिया, इसको भी आई सी से। अब देखें आई सी ओवर आई ई किसके बराबर है, अल्फ़ा। यहाँ पर लिखा हुआ है आई ई ओवर आई सी, ये इसका उल्ट है, तो अल्फ़ा का जब उल्ट करेंगे तो वो 1 ओवर अल्फ़ा आ जाएगा। आई सी ओवर आई बी बीटा के बराबर है, तो आई बी ओवर आई सी किसके बराबर हो जाएगा, 1 ओवर बीटा के बराबर आ जाएगा। आई सी ओवर सी ये 1 आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे एलसीएम ले लें, ये आ जाएगा बीटा और ये आ जाएगा 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फ़ा। तो यहाँ से आप अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लें, बीटा ओवर 1 प्लस बीटा। तो अगर आपको बीटा गिवन हो तो आप बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। और अगर आपको अल्फ़ा गिवन हो तो फिर बीटा कैसे मालूम करना है, इसी क्वेश्चन का सहारा लें। 1 ओवर बीटा इज़ इक्वल टू 1 ओवर अल्फ़ा माइनस 1। आप जो है वो अल्फ़ा कॉमन ले लें, 1 माइनस अल्फ़ा आ जाएगा। और फिर आप जो है वो दोनों साइड पे बीटा की वैल्यू जो है वो मालूम करने के लिए रेसिप्रोकल ले लें, तो ये आपके पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा ओवर 1 माइनस अल्फ़ा। तो इस तरह से आप इन दोनों को आपस में क्या कर सकते हैं, लिंक अप कर सकते हैं। कोई एक क्वांटिटी गिवन हो तो आप दूसरी क्वांटिटी जो है वो इजीली मालूम कर सकते हैं। तो अब मैं इसको जस्ट रिव्यू करता हूँ कि ट्रांजिस्टर इज़ अ 3 लेयर डिवाइस। ट्रांसफ़र द रेजिस्टेंस के जो सिंबल है उससे आपने जो है वो इसको मालूम किया, और ट्रांसफ़र द रेजिस्टेंस का मतलब हमें जो है वो बाद में पता चलेगा। लेकिन ट्रांजिस्टर जो है वो एक एम्पलीफायर के तौर पे बिहेव करता है जब आप इसको एक्टिव रीजन में ऑपरेट करते हैं। एक्टिव रीजन में ऑपरेट करने का मतलब है कि आप इसका एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस करेंगे और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बाइस करेंगे। और फिर जो है आप ट्रांजिस्टर की बाइसिंग बेशक NPN से करें या PNP से करें, लेकिन कोशिश ये करें कि आप सर्किट में हमेशा कन्वेंशनल करंट जो है वो क्या करें, लेबल करें और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को ध्यान में रखें। और ये 2 पैरामीटर्स, जिनमें एक पैरामीटर बहुत लार्ज और एक अप्रॉक्सीमेटली 1 के करीब करीब होगा, आप जो है वो इन 2 पैरामीटर्स को याद रखें और इनको आपस में लिंक अप करने का जो फार्मूला है उसको जो है वो ज़हन नशीन करें, ठीक है। तो ये हम आज का हमारा टॉपिक है। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।